Network, now on. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी के सवाल में। और आज कमोडिटी के सवाल में हम बात करने वाले हैं बेस मेटल्स को लेकर, बेस मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और साथ ही हेजर्स इस कॉन्ट्रैक्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर हेजिंग के लिए अगर आप जाते हैं, एक इंडस्ट्री है, एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, तो आपके लिए कॉस्टिंग क्या होगी, पूरी प्रक्रिया समझेंगे। और हेजिंग की अहमियत भी हम आपको बताएंगे कि अपने कारोबार को अगर बेहतर करना है, अपने रिस्क को कम करना है, तो हेजिंग कितना ज़रूरी है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ चित्तरंजन रेगे हैं, बेस मेटल्स प्रोडक्ट के हेड हैं, एमसीएक्स से, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से आते हैं। और साथ ही हमारे साथ रोहित चड्ढा हैं, जो जेनवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से आते हैं, डायरेक्टर हैं नॉन फेरस बिजनेस के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे समझेंगे बेस मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके फायदे के बारे में। सबसे पहले चित्तरंजन जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि बेस मेटल्स से जुड़े कारोबार में जितने भी लोग हैं, जो कारोबारी हैं, वो वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनके कारोबार को बेहतर दिशा दी जा सके। दो सीधी सीधी जो उपयोगिता वायदा बाजार की जो फिजिकल मार्केट की लगती है, उसमें से पहला तो है बेंचमार्किंग। मतलब मैंने ये देखा है कि जो मतलब एक स्क्रैप से लेकर के रिफाइंड मेटल से लेकर के ट्रेडिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जितने भी लोग हैं, इनको हमेशा से एक दिक्कत रहती है कि इनके पास एक कॉमन भाव नहीं होता है। हियर से के तहत काम होता है कि भाई मुझे एसएमएस पे ये भाव मिला है, ये वो भाव मिला है। वर्सेस अगर वो मतलब जो वायदा बाजार है, एक्सचेंज के भाव को लेकर के परसेंटेज बेसिस पे काम करते हैं, तो उनकी बेंचमार्किंग कॉमन होती है और सभी लोग हेज कर सकते हैं। अगर मैं बैटरी का स्क्रैप मतलब का ट्रेडर हूँ या व्यापारी हूँ, तो मेरे लिए जो मेरा भाव है, खरीदी का भाव है, वो 60% ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जो मैंने आगे बढ़ा करके रीमेल्ट लेड करने वाले को दिया है, तो मेरे लिए 70% हो सकता है। तो ये जो 60% है या 70% है, ये तो मैं नेगोशिएट कर लेता हूँ। लेकिन जो परसेंटेज जिस बेंचमार्क का है, जो एक्सचेंज के भाव का है, वो नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। वो सभी के लिए हेजिंग का साधन बन सकता है। एक तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली हम कोई भी जो कारोबार कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, हम मुझे चाहते हैं कि भाई उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रहे। और प्रॉफिटेबिलिटी तभी हो सकती है विश्वमोहन, जब व्यक्ति भाव की गड़बड़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करे और उसके तहत प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। वरना मतलब मैंने एक आज अगर माल खरीदा है और ये दिसंबर में जो तेजी मंदी हो रही है और जनवरी में पता नहीं बाजार किस तरीके से चलेंगे, और मुझे तो भाई कन्वर्ट करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल ले जा करके मतलब जब केबल बनाने वाले हैं, मैंने कैथोड लिया या सीसी रॉड लिया, कन्वर्ट करके मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, उसकी सीजनैलिटी है, और मान लिया है कि फरवरी में जाकर के माल बिकेगा, तो 2 महीने भाव ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, रुपी डेप्रिशिएट होगा कि नहीं होगा, ये अंदाजा लगाने से अच्छा है कि मैं हेज करके चलूं। और ये तरीका जो है मतलब जो एक्सचेंज का कारोबार है, एक्सचेंज के मैकेनिज्म में वो हेज करके काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बेंचमार्किंग और हेजिंग ये प्राथमिक मुद्दे हैं या उपयोगिता है, जिसके तहत बाजार जो है एक्सचेंज का एडवांटेज ले सकता है। रोहित जी, डेफिनेटली आप लोग भी हेजिंग करते होंगे, लेकिन और भी जो एसएमईज, एमएसएमईज वगैरह जो है देश के कारोबारी है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे वो अपने रिस्क को वायदा प्लेटफॉर्म के जरिए कम करें, और केस स्टडीज के जरिए बताएं, जो अपने कारोबार को आप मजबूती दे रहे हैं वायदा के प्लेटफॉर्म के जरिए, दूसरे कारोबारी भी कैसे अपने रिस्क को इसी तरह से कम कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सलाह दीजिए आप। हमारा जेटवर्क की बात करें तो हमारा ज्यादातर काम मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज के साथ एसोसिएटेड है। खास करके भारत के एमएसएमईज की बात करें, वो जो कि हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। आज की तारीख में जेटवर्क 10,000 से ज्यादा एमएसएमई के साथ डायरेक्ट काम करता है, जिसमें हमारा तरह तरह के जो मेटल्स हैं, बेस मेटल्स और तरह तरह के जो मेटल्स हैं, रॉ मटेरियल हमारा कंजम्पशन होता है, जिसको हम आगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत या अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के यहाँ उसको वैल्यू एडिशन करके हम लोग उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईपीसी में या मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ना केवल भारत में करते हैं, हम भारत के बाहर भी हमारा काफी सारा एक्सपोर्ट का भी काम रहता है। तो उसमें हमने क्या पाया है कि प्राइस फ्लक्चुएशन पिछले कुछ साल में देखे तो कुछ ज्यादा, स्पेशली ये जो कोविड का समय था,
काफी फ्लक्चुएशन हुआ, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्राइस पे हम कोट कर रहे हैं अपना टेंडर, या जिस भी प्राइस पे हम कमिट कर रहे हैं, उसको ऑनर करने के लिए और अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहता है, जिसमें हम हेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके लिए तरह तरह के जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम उनका इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो मेटल की हेजिंग हो या इवन करेंसी की हेजिंग हो, तो हम उसका विशेष ख्याल रखते हैं इस चीज का। मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ था जो दर्शक ने भेजा है। राहुल है गाजियाबाद से, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं हेजिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, ये छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, मेटल से जुड़े हुए कारोबार में हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या होती है। अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आते होंगे तो रेगे साहब बताइए क्या कॉस्ट आता होगा हेजिंग में। विष्णु जी, एक तो होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब जो ब्रोकरेजेस, मतलब आपने कहीं भी काम किया तो आपको ये जो ब्रोकरेज लगती है वो। मैं एक कदम और आगे जाऊंगा कि अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको ब्रोकरेज के अलावा आपको जो मार्जिन देना पड़ता है, तो मार्जिन अगर आपने डिप्लॉय भी कर दिया तो उसमें आपको नुकसान अगर क्वांटिफाई करना है कि मेरे को कॉस्ट कितनी लग रही है, तो मैंने एक ब्याज का खर्चा भी उसमें जोड़ लिया। तो ब्रोकरेज कॉस्ट और ब्याज का खर्चा भी जोड़ लूं, मेरे हिसाब से वो नंबर है ना, कहीं आधे आधे से 1% के अंदर अंदर ही रहता है विष्णु जी। रोहित जी, आप इस पे इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे कॉस्टिंग के बारे में। ये दर्शक राहुल जी जानना चाह रहे थे, गाजियाबाद से है, इनको आप क्या सलाह देंगे। मैं तो एक यूजर के तहत आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा मेटल का कंजम्पशन खुद का होता है अलग अलग प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट को एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया है तो उसमें एल्यूमिनियम भी लगता है, उसमें जिंक भी लगता है, उसमें कॉपर भी लगता है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट रहता है हम तो उसको हेज कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट अगर आधा % से कम पे है, विच इज जो कि ज्यादातर होता ही है कि कम ही कॉस्ट आता है हेजिंग का, तो हमारा जो 10% 15% का जो फ्लक्चुएशन आ सकता है 2 महीने 3 महीने में, और कई बार उससे ज्यादा भी रहता है। हमने ये बहुत ज्यादा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इवेंट हो जाते हैं, तो उस दौरान हमने देखा है कि उन इवेंट्स की वजह से मेटल्स का प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो हम अपना जो भी प्रोजेक्ट है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई ऑर्डर ले रहे हैं, तो उसकी जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है हम अपना हेज कर लेते हैं, जो भी हेज हो सकती है हम हेज करते हैं उसको। अब अगला सवाल रुपेश जी का है पुणे से। रेगे साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा, इनका ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सचेंज पर मौजूद प्लेटफॉर्म का हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मेटल्स में तो बहुत सारी चीजें आती है, हो सकता है कि अलग अलग इंडस्ट्री हो जिनका भी मेटल का छोटा मोटा काम उनका होता ही होगा, मेटल से जुड़े काम होते होंगे। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हेजिंग के लिए यहाँ पर आ सकती है। विष्णु जी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो भी व्यापार है, जो भी कारोबार है, उन सब के लिए रेलेवेंट है। अभी आप अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो रिफाइंड लेड है वो उसकी एप्लीकेशन बैटरी मेकिंग में लग जाता है। बैटरी जो है उसकी आप समझ लीजिए कि गाड़ी में लगने के बाद उसकी एक 4 से 3-4 साल की लाइफ है। वहां से होने के बाद अपन उसको स्क्रैप में दे करके एक्सचेंज करके नई बैटरी लगा लेते हैं और वो वापस सिस्टम में आती है। इससे जुड़े हुए मतलब चाहे स्क्रैप के ट्रेडर हैं, चाहे रिफाइंड लेड के मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तमाम लोगों को इस प्राइसिंग की जरूरत होती है। मेटल रिलेटेड किसी भी कारोबार में आपका कोई भी काम हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे आप कंज्यूमर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे वैल्यू एडिटर प्रोसेसर हो, जो भी है, आपको इसका एक्सचेंज के भाव से आप उसको बेंचमार्क करिए, रिलेट करिए और मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी में ध्यान दें, और जितने भी फाइनेंशियल रिस्क हैं वो एक्सचेंज पे ऑफलोड करके आप हेज करें। अगले दर्शक हमारे साथ कुणाल है जोधपुर से। अगर मेटल कारोबार से जुड़े हुए हैं तो किन किन खबरों का असर मेटल कीमतों पर होता है। रोहित जी, आप बताइए, इन ये जो दर्शक हैं इनको क्या सलाह देंगे, किन किन खबरों को इनको देखना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स और ट्रिगर्स होते हैं। विष्णु मोहन जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि क्या दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, ब्याज दरें क्या चल रही हैं अलग अलग कंट्रीज की, जो बेंचमार्क है दुनिया में। जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जैसे आरबीआई का क्या पॉलिसी आने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, और यूएस फेड का क्या पॉलिसी आएगा, या फिर ईसीबी का, यूरोपियन बोर्ड का, फार ईस्ट एशिया का। तो इस तरह से अलग अलग जो इंटरनेशनल अलग अलग जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी क्या पॉलिसी रहेगी, उसका असर अलग अलग लार्ज इकोनॉमीज की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है,
या जो इस तरह से कि उनका मेटल्स का कंजम्पशन के ऊपर कैसा है, सप्लाई डिमांड का क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कि वो डेफिशिट है कि सप्लाई है उस पर्टिकुलर मेटल का जिसका कंजम्पशन हो रहा है, जिसको हेज करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे कि लेकिन ये सब इवेंट्स होने के बावजूद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सही तरीका ये है कि वायदा बाजार से हम इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, किसी भी तरह से उसको हम प्रोटेक्ट करें। और उसके अलावा जो करेंसी फ्लक्चुएशंस भी रहती हैं तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है कि काफी मेटल ऐसे हैं जो हम भारत की बात करें तो भारत से इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी काफी मेटल्स होते हैं, तो ट्रांजैक्शन अलग अलग करेंसीज में रहता है, तो उसका ध्यान भी देना पड़ता है। अब एक सवाल चित्तरंजन रेगे जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दर्शक का नाम है महावीर गुप्ता हैं राजस्थान से। उनका सवाल ये है कि अगर किसी भी जो एक्सचेंज पे जो भी प्रोडक्ट मौजूद है, अगर वो उनकी डिलीवरी लेना चाह रहे हैं तो कैसे डिलीवरी ले, उसकी प्रक्रिया क्या होती होगी? चित्तरंजन रेगी जी, मेटल्स में डिलीवरी की प्रक्रिया समझाइए, क्योंकि सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट। रिक्वायरमेंट ऐसी है विश्वनाथ जी, जो सेलर होता है उसको हम लोग है ना, हर जगह पे जहां जहां भी डिलीवरी सेंटर है, मतलब मेटल्स में अगर देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्थ में पलवल एनसीआर का हिस्सा है, कलकत्ता ईस्ट में, साउथ में चेन्नई और वेस्ट में थाने, ये डिलीवरी सेंटर है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो वेयर हाउसेज जो हैं वो उनकी लोकेशन, उनके डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, जो कंसर्ट पर्सन है उसकी डिटेल हमें दिए हुए हैं। तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि सेलर वहां पे माल ला करके डिपॉजिट करता है, और जब एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू वो डिलीवरी मार्किंग बायर को होती है तो बायर को पता होता है कि उसका माल कौन से लोकेशन पे, कौन से वेयरहाउस में है। वहां पे जीएसटी का जो बिलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद वो आप ले जा करके रीमैट करा सकते हैं, और रीमैट कराने के बाद आप उसको अपने जहां पे भी इसकी कंजम्पशन होनी है या डिस्पैच होना है वो किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉमरिस जो हमारा डीमैट फॉर्म है, कॉमरिस के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर होती है एक्सचेंज मैकेनिज्म में, और कॉमरिस से रीमैट करा करके आप माल को निकाल करके अपने कंजम्पशन सेंटर पे ले आ सकते हैं। हम हर दिन स्टॉक रिपोर्ट देते हैं जिसमें पता लगता है कि वेयर हाउस कहाँ कहाँ पे हैं और कौन से वेयर हाउस में किस प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी, कौन सा ग्रेड वहां पे रखा हुआ है। ओनरशिप डिक्लेयर नहीं होती है, पर कौन सी क्वांटिटी कहाँ पे रखी हुई है इसका डिक्लेरेशन होता है। तो किसी भी बायर को ये सरप्राइज नहीं होता है कि मैंने जब खरीदा था तब माल की अवेलेबिलिटी कौन से वेयर हाउस में थी, कौन से लोकेशन पे थी, उसी हिसाब से उसको माल की मार्किंग होती है। और अपने डीमैट में क्रेडिट आने के बाद जीएसटी की प्रक्रिया प्रावधान जो है वो पूरा करने के बाद वो उसको रीमैट करा करके और डीओ बना करके वहां से निकाल करके ले जा सकते हैं। शुक्रिया चित्तरंजन जी आपका, रोहित जी आपका। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को बताया कि हेजिंग की प्रक्रिया क्या होती है, हेजिंग क्यों करना चाहिए, कैसे कारोबारी मार्जिन को बनाए रखने के लिए हेजिंग की कितनी अहमियत है। आपने पूरी प्रक्रिया भी समझा दी, और डिलीवरी के क्या मेथड्स होते हैं, कितनी आपकी कॉस्टिंग आएगी अगर आप हेजिंग के लिए अगर वायदा बाजार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तमाम मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। तो कमोडिटी के सवाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं मसालों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही कमोडिटी पर बात होगी। क्या स्थिति है बुआई को लेकर धनिया और जीरे की, किस तरह के उत्पादन के अनुमान को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, साथ ही भाव पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले बुआई के नंबर से ही, धनिया और जीरे में, और हल्दी की भी रिपोर्ट हम लेकर आएंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बताने वाले हैं। महावीर गुप्ता हैं श्री फालोदी ट्रेडर्स से, हार्दिक सारदा है मसाला कारोबारी हैं, उनसे मसाला के बारे में, खास करके हल्दी के बारे में उनसे जानेंगे। पूनम चंद गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के। दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के, और प्रेसिडेंट भी है मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जोधपुर से आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए सबसे पहले बात जीरे की करेंगे, क्योंकि जीरा सबसे हॉट कमोडिटीज रहा है 2023 का। अब दिनेश जी, सबसे पहले आप बताइए, 2023 में एक लगातार नए रिकॉर्ड हमने बनते देखे। 2023 की सितंबर की अगर हम बात करें तो भाव 64,000 रुपये के ऊपर भी जाते हुए देखे, वहां से करीब 25,000 रुपये से भी ज़्यादा की फिर गिरावट आ गई। क्या लग रहा है
जीरे में क्या हो रहा है, ग्राउंड की क्या स्थिति है जीरे में सर? दिनेश जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार जीरे सर। में जैसा कि हमने देखा पिछले साल जबरदस्त तेजी का दौर चला। उसका मेन रीजन कुछ सोइंग डाटा को लेके भी, जैसे अपने पहले सोच रहे थे बहुत ज्यादा सोइंग होगी 2022-23 में जो भाव बने 300 रुपए के, उसके हिसाब से लग रहा था कि सोइंग अच्छी होगी, लेकिन सोइंग करने के बाद में भी जर्मिनेशन की कुछ प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से लगातार तेजी चली, एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत अच्छी रही। इसमें से जो हाई बने भाव वो बहुत डिमांड की वजह से ही बने हैं। दूसरा मेन जो मंदी का जो कारण बना, उसका मेन रीजन है इंटरनेशनल बाजार के अंदर भाव ऊंचे होने के अंदर जो जून जुलाई में जो क्रॉप आती है, चाइना और बांग्लादेश, चाइना और टर्की, सीरिया और अफगानिस्तान, इन सब की क्रॉप में मतलब जो सोच रहे थे उससे बहुत अच्छी क्रॉप आई। हमेशा लमसम 20 से 25,000 टन की क्रॉप आती है, उसके सामने करीबन 90,000 टन के लमसम क्रॉप आई। उसकी वजह से एक बड़ा मंदी का इफेक्ट बना। उसकी वजह ही वापस ये बाजार में इधर एक तरफ वापस सोइंग का भी लोगों को लग रहा था भी अच्छी होगी, उससे बाजार लगातार डाउन चल रहा है। और सोइंग को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही दिनेश जी? क्या रिपोर्ट गुजरात से है, क्या रिपोर्ट राजस्थान से है जीरे में? सर जीरे में गुजरात की लमसम बिजाई अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से 4,57,000, लमसम 4,60,000 हेक्टर के अंदर हो रही है। और जो राजस्थान की बिजाई अभी तक 6,67,000 की लमसम हुई। टोटल मिला के, दोनों मिला के अगर देखें, लमसम 11.25 लाख हेक्टर के अंदर बिजाई अब तक हो चुकी है। लमसम लाइव फाइनल डाटा जो सोमवार को आएंगे, मेरे हिसाब से 20 से 25,000 बढ़कर और आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लमसम 1.30-35 के लमसम अभी तक बिजाई डाटा आ रहे हैं जीरे की सोइंग के। ओके महावीर जी, अब आपसे मेरा सवाल जीरे पर यह होगा कि क्या राजस्थान की मंडियों का क्या हालचाल है जीरो को लेकर? किस तरह के अराइवल्स अब है, या स्टॉक काफी बेहद कम है लेकिन दाम में उस तरह का तो रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है? क्या हो रहा है जीरे में सर, महावीर जी? जीरे में जो एक घबराहट का दौर चला था, एकदम रैपिडली मार्केट क्लैश हुआ था, उसके कारण सब लोग घबरा गए थे। तो अभी उसको थोड़ा सा उसकी तसल्ली के लिए या थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अभी 2 महीने का टाइम अपने पास है। अभी नई फसल फरवरी लास्ट में ही आएगी, तो उसके पहले एक बार वापस ये बाजार बनाए, क्योंकि माल बहुत कम है। आप देख रहे हैं अराइवल्स बहुत कम होगी राजस्थान की मंडियों में, और किसी के पास स्टॉक भी ज्यादा नहीं है। अगर अपन एनसीडीएक्स देखें, हम देखें कि एनसीडीएक्स है या जो और भी जो कंपनियां हैं, या किसी के ही पास स्टॉक ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से एक बार लग रहा है कि नई फसल बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत ही बेहतर है, डबल या उसको 2.5 गुना भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जो डिमांड रहेगी उसके लिए उपलब्धता हमारे पास कम है। उसका क्या परिणाम आएगा, क्योंकि लोग काफी डर गए थे, स्टॉकिस्ट सबने एकदम रैपिडली माल बेचा है। अब जाके एक मुकाम पर आके खड़ा हुआ तो थोड़ा सुधार चालू हुआ है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और ये सुधार आना चाहिए इसमें। ओके सर, अगर सुधार अगर आया तो क्या लग रहा है, किस तरह के उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं आप? डबल की बात करें तो क्या एरिया तो डबल इस बार होने की संभावना जताई जा रही है, क्या उत्पादन भी डबल हो सकता है पिछले सीजन के मुकाबले जीरे का, महावीर जी? तो सर अभी क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अभी जो पिछले 5-6 दिनों का क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है फसल के हिसाब से, क्योंकि दिन में थोड़ा गर्मी है, रात को सर्दी है। यही फसल को चाहिए, और इसी तरह से चले। आप कोई मावठ या बरसात इस तरह की आ जाती है तो उसका क्या है, पिछले साल जैसा हुआ था कि क्रॉप अच्छी थी लेकिन बरसात से खराब हो गई, तो उससे बहुत क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का लॉस हुआ था। अब इस वर्ष देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है आगे का सीजन बरसात का, क्योंकि अभी हर महीने बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो उसका क्या प्रभाव आएगा ये उसी समय पता लगेगा। लेकिन फिर भी सेंसिटिव क्रॉप है, तो थोड़ा सा रहता है कि जैसे जितना हम सोच रहे हैं उतना ना आए, या अगर अनुकूल मौसम मिले तो उससे भी बेहतर आ जाए। चलिए, तो अब जीरे की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं हल्दी की। आप महावीर जी और आप बने रहिए, दिनेश जी आपसे धनिया पे भी बात करनी है आप दोनों मेहमानों से, उससे पहले हल्दी पे बात करेंगे। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी भी हैं। पूनम जी, आप हल्दी पे बताइए, हल्दी में क्या हो रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या हो रही है? खबर आ रही थी कि स्टॉक रिलीज होने की खबर आ रही थी नए क्रॉप से पहले, क्या स्थिति है, किस तरह के अराइवल्स के डेटा है और बाजार में स्टॉक किस तरह के हैं हल्दी के? अभी ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 15 से 18,000 बोरी रोज की आमदनी है। इसमें अभी जो डिमांड भी बनी हुई है एक्सपोर्ट वालों की और डोमेस्टिक की, थोड़ी थोड़ी बरोबर आ रही है। इससे जो डिमांड और सप्लाई है
वो दोनों पूरी हो जा रही है। जो बड़ी आमदनी के उम्मीद है वो अभी नहीं आई, क्योंकि दिसंबर हमारे टर्मरिक का लास्ट महीना है। इसके बाद सीधा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल में चालू होता है। तो जो कंपनी वालों के पास या हेजर्स लोगों के पास माल पड़ा हुआ है वो जल्दी निकालेंगे नहीं। इसका अपने को 1600 से 1800 का बदला मिल रहा है। इस हिसाब से सब लोग जो अप्रैल में रोल ओवर ज्यादा करने के मूड में ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी आप ऐसा नहीं लगता कि तुरंत में मार्केट में ज्यादा माल, पुराना माल ज्यादा आ जाए। जिनके पास कम भाव का माल 3-4 साल पहले पुराना पड़ा हुआ था, वो काफी कुछ माल बाजार में आ गया है, वो एक्सपोर्ट में चला भी गया है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि जल्दी से मार्केट में अराइवल का प्रेशर बनाएगा। वो जो नया क्रॉप है उसकी सबको उम्मीद है कि 30 से 40% कम आएगी। इसलिए लोगों को डर भी नहीं है कि भाई क्रॉप अच्छी है, इसलिए भी जल्दी लाके बाजार में बेचने का उनका ध्यान कम ही रहेगा। सप्लाई रेगुलर मिलते रहेंगी, परंतु कोई ज्यादा उसमें नहीं मिलेगी। धीरे धीरे माल आते रहेगा, धीरे धीरे डिमांड और सप्लाई बराबर चलते रहेगी। अगर इस तरह की डिमांड सप्लाई चलती रहेगी तो क्या लग रहा है, दाम क्या फिर से और तेज हो सकते हैं आने वाले समय में? जो मीडियम टर्म का बताइएगा, 2-3 दिनों के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, महीने भर का अगर व्यू किसी को अगर हल्दी में बनाना है, अगला कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अब अप्रैल का है सीधा, क्या लग रहा है किस तरह के रेंज की उम्मीद आप कर रहे हैं हल्दी में सर? अभी तो जो रेंज चल रहा है ये एक महीने के हिसाब से तो 500 रुपए का रेंज चलेगा। 500 कम हो जाए, सॉरी 500 बढ़ जाए, 500 कम हो जाए, परंतु आगे जाके इसमें धीरे धीरे तेजी की मोमेंट बनेगी और आगे जाके इसमें 2 से 3 हजार 2000 रुपए की तेजी भी आ सकती है इसमें।